नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं इस वीडियो में आने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं मुझे सुनने और जानने कि क्या कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, आप सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, इंडिया देश के यूपी स्टेट के इटावा जगह के सेफई एरिया के पास यूपी यूएमएस यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, जिसके अंदर 535 लोग रिक्रूट होंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है जो कि मेडिकल साइंस के ऊपर काम कर रही है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर 535 लोग रिक्रूट होने के लिए एक वैकेंसी, एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आज 25 फरवरी को आया है। आपको बता दूं 23 फरवरी से फॉर्म इसमें चालू करा दिए गए हैं, यानी कि परसों से ही फॉर्म इसमें चालू हो गए इस रिक्रूटमेंट में, और इसमें लोग लास्ट फॉर्म जो डाल सकते हैं वो 14 मार्च तक डाल सकते हैं। आप लोगों को जानकारी समझ आ जाए तो लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोगों तक शेयर करना। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है। कंडीशन ये है कि ऑल इंडिया सिटीजनशिप हो उनके पास, प्लस इसके साथ साथ वो लोग ग्रेजुएट हो, प्लस बीएससी नर्सिंग पास आउट हो, या फिर वो लोग जो है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पास आउट होने चाहिए, या फिर वो डिप्लोमा इन नर्स एंड मिडवाइफ में होने चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर बीएससी नर्सिंग है तो उसमें सिर्फ बिना एक्सपीरियंस भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि आप लोग अगर यूपी स्टेट के बाहर से इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई करोगे तो आप लोगों को जनरल ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब यूपी स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करेगा इसमें, तो बाहर स्टेट के बाहर वाले एरिया के लोगों को ये लोग जनरल में लेंगे, कि मतलब आप लोग जनरल से लोगे। मतलब ऐसा है कि अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली से इस वैकेंसी को लेने पहुंच जाता है, पंजाब से पहुंच जाता है, हरियाणा से पहुंच जाता है, तो उसको जनरल के तौर पर इस वैकेंसी को मिलेगी। मतलब उसको जो है SC ST अगर वो अपने स्टेट या अपने एरिया में होगा तो उसको SC ST, और वहाँ उस एरिया में तो चलो उसको मिल रहे हैं रिलैक्सेशन, लेकिन वो अगर यूपी स्टेट में इस वैकेंसी को लेने जाएगा तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट इसमें आप लोगों को जनरल के तौर पर वैकेंसी रिक्रूट करेगी, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट के ही रिजर्वेशन का फायदा इस वैकेंसी में देंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। टोटली मैं आपको बता दूं 535 वैकेंसी आई हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ये मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी इसमें रिक्रूटमेंट करेगी, इसी के अंदर ही आपकी वैकेंसियाँ रहेंगी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, एज और बाकी सैलरी कितना मिलेगा वो सारा कुछ मैंने आपके साथ पहले ही वीडियो करके डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लें। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ। 14 मार्च इसमें लास्ट समय रखा गया है, ऑनलाइन सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। फीस जो है अलग अलग वर्ग के लोगों से अलग अलग तरीके के चार्ज से इसमें फीस ली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने वेबसाइट का लिंक आ चुका है, मैंने सारे लिंक वीडियो के नीचे सही दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। हम चलेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, बीएससी नर्सिंग पास आउट चाहिए इनको, या फिर डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट चाहिए। एज लिमिट, वैकेंसी आप लोग देख सकते हो, और बाकी सारे पॉइंट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। कैटेगरी वाइज कितनी जो है आपसे फीस ली जाएगी पर मंथ, ये आपको 45,000 से लेके 1,40,000 तक का सैलरी इस वैकेंसी पर देंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो। 14 मार्च तक फॉर्म इसमें लास्ट डलेगा आपके द्वारा, इससे पहले पहले आप लोगों को डाल लेना है फॉर्म। याद रखें, अगर कोई यूपी स्टेट के अगर आप लोग रिजर्वेशन में आ रहे हो तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट डाल देना यहाँ पे, और अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो किसी भी जगह पे पूरे इंडिया में, तो उसके लिए NOC जरूर अपने मैनेजर से या बड़े ऑफिसर से साइन करवा के डाल देना इस रिक्रूटमेंट में। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें कंप्यूटर एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन 60 मार्क्स में होंगे, कंप्यूटर पर होगा ये एग्जाम, और सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ये सारा सिलेबस, अब आप कहोगे इसका सिलेबस कहाँ पे है, तो सिलेबस मैं बता दूँ विद, ठीक है, इन्होंने जो है सिलेबस जो है ना आप लोगों का वो मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी सेक्शन में। आप लोग देखोगे जो आपका ये है ना एक एक टॉपिक, अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं कितने कितने इसमें टॉपिक आएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को सिलेबस देखना होगा। तो आप वेबसाइट पे आओगे, आपको बता दूं सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद INC सिलेबस। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सिलेबस चल रहा है उसी को फॉलो कर लेना। आप लोग इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से सिलेबस देखें और उसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है भाई, अभी लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अपने सिलेबस के बार बार के टॉपिक दे दिए, हमें भी पता है भाई करंट अफेयर और जीके, और इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, तो हम ये कहाँ से प्रिपेयर करें, रीजनिंग मैथमेटिक्स कहाँ से प्रिपेयर करें, एनाटॉमी और यहाँ पर फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसी चीज़ें कहाँ से करें, जब हमें पता है कि सिर्फ टॉपिक यहाँ से मिले हैं, एक्चुअल एक एक चीज़ कहाँ से क्या क्या आएगी तो वो कहाँ से प्रिपेयर करी जा सकती है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है, ये INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ पर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाम से एक सेक्शन होगा एलिजिबिलिटी सेक्शन के अंदर, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। अभी मैं चलिए इसके लिए आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट आपके लिए लगा के दिखा देता हूँ। इंडियन
नर्सिंग काउंसिल वेबसाइट, ठीक है। मैं इसमें वेबसाइट लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए डायरेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट लगा दिया कि भाई अब लोग कहाँ ही देखेंगे इस चीज़ को जाकर, तो मैं आपके लिए यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ बोली थी, नोटिफिकेशन पे आते हैं आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ। वैसे तो मैं इस वीडियो में फॉर्म भरवा रहा हूँ आपको, लेकिन सिलेबस भी मैं आपको इधर बता देता हूँ कैसे आप लोगों को देखना है। सिलेबस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मैंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन, ठीक है। एलिजिबिलिटी सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अंदर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग इस रिक्रूट आपका जो इसमें सिलेबस चल रहा है नर्सिंग वालों का, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सारी काफ़ी बातें लिखी हुई है। पीएचडी नर्सिंग है और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सिलेबस भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इन्होंने सिलेबस जो है अलग तरीके से यहाँ पर मेंशन कर रखा होगा, तो सिलेबस भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर मैंने डाला सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो आप लोग सभी लोग। यहाँ पर ये सारे सिलेबस आ गए हैं। देखिए ये सारा सिलेबस आपका आ चुका है। सिलेबस पीएचडी एंट्रेंस का क्या होता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, नर्सिंग का सिलेबस क्या होगा, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप लोग सिलेबस एक बार देख लेना अच्छे से। मुझे उम्मीद है भाई सभी लोग सिलेबस इस तरीके से देख लेंगे। तो सिलेबस आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है। मैं इधर मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ सिलेबस। देखिए मैंने आपके लिए पूरा डाल दिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल सिलेबस नर्सिंग ऑफिसर का पूरा डाल दिया है मैंने, कि भाई लोगों को दिखाने के लिए कि यार सिलेबस दिखा दे एक बार लोगों को। देखिए ये सिलेबस आपका आ जाएगा, देखो ये पूरा सिलेबस आ गया है, ठीक है। ये एमएससी नर्सिंग वालों का आ गया है, ये अलग ही चीज़ आ गई है। तो देखिए मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ इनके नोटिफिकेशन में क्या बोला है। देखिए सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद आईएनसी सिलेबस, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो चला रहा है सिलेबस वही आपका चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपका जो भी एलिजिबिलिटी सेक्शन में मेंशन है, ठीक है भाई समझ आ गया। हमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर आने की जरूरत थी ही नहीं, फिर भी हम अगर आ गए थे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आया, फिर वेबसाइट पर आ गया और मैंने यहाँ से डाला बीएससी नर्सिंग सिलेबस, देखते हैं क्या कुछ आता है इसके अंदर। देखिए इसमें नहीं आ रहा है, तो एक बार और हम इसमें दोबारा से इसको चेक करेंगे। भाई एक बार इसमें मिलना ही चाहिए आप लोगों के लिए। तो एक बार सिलेबस सेक्शन में आते हैं। देखिए एमएससी नर्सिंग का सिलेबस यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से इसी इसी वाले पेज पर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का सिलेबस दिख जाएगा। नहीं मिले तो आप लोगों को सिंपल ऐसे करना है, एक बार पीछे जाएंगे आप लोगों ने, जैसे यहाँ पर हम आएंगे दोबारा से और हम डालेंगे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सिलेबस आपको डाल देना है। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर गैजेट नोटिफिकेशन है और सिलेबस रिवाइज जो किया है बीएससी नर्सिंग का वो अलग यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आया है, हमें इसमें जाना होगा, ठीक है। हाँ अब देखो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो यहाँ पर सिलेबस चल रहा है, ये इन्होंने अलग अलग सिलेबस बताए हुए, तो यहाँ से आप लोगों को नर्सिंग सिलेबस आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग, मुझे उम्मीद है यहाँ से सिलेबस ढूंढ लोगे। इसमें आपको पीएससी नर्सिंग सिलेबस इनमें से एक में होगा, वो आप लोगों को यहाँ से ढूंढ लेना है। अब बेसिकली बात यह है कि आपसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन ले रहे हैं बीएससी नर्सिंग पास आउट। अभी जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में करके आ चुका है, यूनिवर्सिटी में जाकर बैचलर डिग्री साइंस के अंदर नर्सिंग में ले चुका है, तो उसको तो पता ही है कि उसने ये सारे टॉपिक रेडी करे ही होंगे अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम्स के लिए, तो वो वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकता है। बेसिकली जो आईएनसी द्वारा बीएससी नर्सिंग सिलेबस चल रहा है, या फिर आपका मान के चलो डिप्लोमा इन नर्सिंग सेट जो आपका चल रहा है सिलेबस, वही फॉलो होगा इन सारे टॉपिक्स के लिए। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका जनरल इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर और रीजनिंग और मैथ्स, इन सबको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस बुकों को थोड़ा देखना होगा, तो वहाँ से रेडी हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप लोग रेडी कर सकते हो इसको। बेसिकली मुझे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर जाने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आप बीएससी करके आए हो, डिप्लोमा करके आए हो, तो आपको पहले से ही पता है कि आप वहाँ जो पढ़ के आए हो वही सारे टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्लस आपके साथ कुछ जीके और करंट अफेयर जैसी चीज़ें पूछ लेंगे, जिससे कि ये पता लगे कि भाई इसको जनरल नॉलेज और ये सारी चीज़ें आती है नहीं आती, इस वजह से। तो इस तरीके से पूरा आपका तैयार हो जाएगा ये। तो सिलेबस का हमारा हो गया कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर दिया है, और फॉर्म भरने का प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, हम पहले इंडियन नर्सिंग की इसको वेबसाइट को हटा लेते हैं, और ठीक है भाई सिलेबस आप प्रिपेयर कर लेना अपने हिसाब से। मैंने आपको बता दिया, आप नर्सिंग के वेबसाइट पे देख सकते हो, नहीं तो आपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने कराया, इतना याद रखना अपनी यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस मत फॉलो करना, आईएनसी द्वारा फॉलो करना, क्योंकि वही जो कह रहे हैं वो ऑल इंडिया लेवल का सिलेबस होगा, तो उसी का फ़ायदा होगा, वही उसी वो हार्डनेस होगी थोड़ी उसमें।
ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ये सिलेबस हार्ड होगा, तो आप इसको रेडी करें जो आईएनसी वाला है। आपको बता दूं, इस पर आप क्लिक करना रजिस्ट्रेशन के ऊपर, आप इधर आओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको सारी डिटेल सही सही डालनी है। हम रजिस्ट्रेशन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फॉर्म भर के। देखिए, आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। कैंडिडेट अपने फादर का नाम, जो भी उसके फादर का नाम है वो यहाँ पर बता देगा, अपने मदर का नाम बताएगा। देखिए, एप्लीकेंट्स मदर और फादर नेम आ रहा है, तो अपनी माता का और पिता का, मतलब अपने फादर और मदर का नाम यहाँ दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगी जाएगी, तो मैंने यहाँ पर आया ईयर वाइज। ईयर में हम आ जाते हैं 2001, हम ये आ जाते हैं फिर जनवरी, और फिर आ जाते हैं एक 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 एक, ये अपनी एज हो गई, तो इस हिसाब से हम 23 साल के हो गए। हम इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि मैक्सिमम एज 40 एज पे। मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, हमने मोबाइल नंबर दे दिया। कह रहे कंफर्म करो, मोबाइल नंबर कर दिया, मेल भी डाल दिया हमने यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं अब इस चीज़ को नीचे जो लिखा है इसको सेम ऐसे का ऐसे ही डाल दो, तो हम इसको डाल देते हैं जैसा लिखा हुआ है। ये जो नीचे लिखा है 7BVK, इसको ऐसे के ऐसे ही डाल दो और इसको रीवेरीफाई कर दो। ठीक है, आपको कहेंगे, आपने देखिए अपना नाम ये दिया है, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर फादर नेम जो दिया है वो ये दिया है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो फादर नेम में गलती हो गई, बाकी चीज़ों में गलती हो गई, तो अभी चेंज कर सकते हो, इसके बाद चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इसमें सबमिट पे डाल देता हूँ क्लिक करके। आप कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन एक बार जमा हो गई तो वो चेंज नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, मत करना चेंज। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मेरे को एप्लीकेशन, अब मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, मेरे को एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल गया है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर सारी डिटेल्स मेरी यहाँ आ गई हैं। मेरी एज जो है वो 23 साल की करीबन चल रही है। और आप देखोगे 00 क्यों है, क्योंकि मेरी एज जो है 1 जनवरी 2024 के हिसाब से ली जा रही है, तो मेरी एक्चुअल एज 23 ही है इस डेट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सारा कुछ दिख जाएगा। अब कहेंगे गो टू एप्लीकेशंस पे जाने से पहले मैं आपको जरूर एक बात कहूँगा कि जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर चल रहा होगा, गो टू एप्लीकेशन पे जाने से पहले लोग जरूर, जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में, आपसे यही कहूँगा कि इसका फ़ोटो ज़रूर निकाल लें। अब आप कहोगे हमने इसका फ़ोटो क्यों निकाला? फ़ोटो हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये फ़ोटो आपसे आगे मांगा जा, फ़ोटो नहीं, बेसिकली आप लोग जब लॉगिन करोगे तो आप एप्लीकेशन नंबर डाल के ही लॉगिन करोगे, और वही आपको नहीं पता होगा तो आप लोग फिर लॉगिन नहीं कर पाओगे। गो टू एप्लीकेशंस पे हम चलेंगे क्लिक आगे करके। हम अब आगे का फॉर्म भरने वाले हैं इसमें। देखो, इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए आ गया, इसको क्लोज कर देना, आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लेना। आप देखिए, हमने बोला नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट ने अपना नाम दिया, ये सारी जानकारी रजिस्ट्रेशन से उठाकर यहाँ डाल दी गई है। क्या नेशनैलिटी इंडिया की होनी चाहिए, अदर्स डालते ही आप लोग देखना कि इस पर आप लोग एलिजिबल नहीं होगे। देखो, यू आर नॉट एलिजिबल, मैंने साफ साफ कहा कि इंडिया के लोगों के लिए वैकेंसी है। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सिर्फ पूरे इंडिया में कहीं से ही फॉर्म भर सकते हैं आप लोग इस वैकेंसी पे। जेंडर में मेल फीमेल और अदर्स, अदर्स वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। महिला पुरुष के अलावा कोई थर्ड जेंडर आ जाए फॉर्म लेने, फॉर्म भर के वैकेंसी लेने, तो उसको भी मिल जाएगी। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड सिंगल कुछ भी हो सकता है इसमें से। देखिए, मैरिड तो अलग हो गया, सिंगल मतलब कि अनमैरिड वाले लोग सिंगल डालेंगे, और विडोड मतलब और डाइवोर्स्ड मतलब वो लोग जिनका डाइवोर्स्ड हो चुका है, मेल फीमेल दोनों ही, वो इसमें डाल देंगे। और विडोड मतलब कि वो लोग जो विधवा है, ये फीमेल्स के लिए हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डाला जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। मैंने यहाँ सिंगल कर दिया है। डोमिसाइल स्टेट आपको बताना पड़ेगा, यूपी या अदर, अदर वाले फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हो, मैंने कहा भी कि पूरे इंडिया से फॉर्म डाल सकते हैं इस वैकेंसी पे, तो मैंने इस पर अदर क्लिक कर दिया है। डोमिसाइल स्टेट मुझे देना होगा, दूसरे स्टेट का हूँ तो मैं दिल्ली एनसीआर कर दिया मैंने। आप लोगों को अपने हिसाब से बताना होगा आपका एरिया। याद रखिए, अदर स्टेट वाले जनरल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की वैकेंसी पर। अगर आप यूपी स्टेट करते तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के फ़ायदे मिल जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ सिलेक्ट अप्लाइड कैटेगरी, तो मैंने अप्लाइड कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करी है, तो एक बार अप्लाइड कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, यूआर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और एक बार हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा हमारा। अब पर्सनल डिटेल हमारी चली गई है। आप कह रहे हैं हमें कम्युनिकेशन डिटेल्स कि आपसे हम कैसे वार्तालाप कर सके, बातें कर सके जब आपकी रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए किसी भी काम के लिए। तो हमने बोल दिया ए ब्लॉक के 14 नंबर घर में मयूर विहार में मैं रह रहा हूँ, और एड्रेस लाइन सेकंड मुझे देनी होगी। तो मेरे को एक सेकंड मतलब जो आसपास का एरिया भी मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया न्यू स्ट्रीट, न्यू स्ट्रीट एरिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही कर दिया है, आप ऐसे भी डाल सकते हो न्यू स्ट्रीट। मैंने बोल दिया भाई मयूर विहार ए ब्लॉक 14 में न्यू स्ट्रीट एरिया है वहाँ पर। उधर आप देख सकते हो इंडिया देश के स्टेट दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किया है। डिस्ट्रिक्ट आप लोग देखोगे यहाँ पे ईस्ट दिल्ली, ईस्ट न्यू और नॉर्थ साउथ सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। मैंने बोल दिया भाई साउथ दिल्ली है। इस तरीके से पिन कोड आपको बताना होगा।
आप फिर बोलोगे नहीं न्यू दिल्ली है, तो फिर उस तरीके से पिन कोड जहाँ पर भी आपका एरिया है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, तो वो सारी जानकारी आपको देनी है। पिन कोड हमारा यहाँ आ चुका है, हमारा पहले से ही। अब ये कहेंगे कि आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप देखिए दो तरह के लोगों के एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट, एक करस्पॉन्डेंस। दो तरह के एड्रेस कैसे हो सकता है? कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है वो आज कहीं है, कल कहीं और होगा, तो उसका वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस कहलाएगा जो यहाँ डालेगा। और परमानेंट एड्रेस ऐसे वो होता है जो उसका पूरे विश्व में, उसका इंडिया देश में ऐसी जगह पे एक एड्रेस होगा जो कहीं ना कहीं वो उस जगह पे हमेशा ही होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पर मिलता है, तो परमानेंट एड्रेस हो जाता है। तो मैंने उसमें कह दिया भाई मेरे दोनों ही एड्रेस सेम है, तो मेरे को अलग अलग नहीं देना होगा। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे प्लीज एंटर एड्रेस लाइन 3 अंडर करस्पॉन्डेंस। ठीक है, एड्रेस लाइन 3 भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। न्यू स्टेट नियर नियर हनुमान मंदिर, मैंने बोल दिया भाई A14 मयूर विहार, न्यू स्ट्रीट, न्यू हनुमान मंदिर, नियर, यहाँ पर नियर रहेगा, नियर हनुमान मंदिर के पास हो जाएगा ये एरिया। और इस तरीके से पूरी जानकारी मैंने बता दी है। अब मैं ज़रा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो प्लीज़ सिलेक्ट कि आपका, हाँ ठीक है, अब हमें बताना है। तो मैंने बोल दिया भाई दोनों ही एड्रेस मेरे सेम है। ठीक है, और अब हम जरा आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि भाई हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया इनके पास। अब ये कहते हैं कि क्वालिफिकेशन में बताओ कि आपने 10th कहाँ से किया, तो मैंने बोल दिया भाई 10th मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया था। सीबीएसई ये एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो 10th और 12th क्लासेस कराता है स्कूल्स के अंदर। हालांकि आईसीएसई और इसके अलावा स्टेट्स बोर्ड पूरे इंडिया में अलग अलग कराते ही हैं इस प्रिपरेशन को, इस एग्जाम्स को निकालने के लिए। ईयर ऑफ पासिंग बोल रहे हैं, तो मैंने बता दिया भाई मैंने कौन से साल में पास किया, तो मैंने बोल दिया 2018 में मैंने जो है 10th पास आउट किया। रिजल्ट कैसा रहा परसेंटेज में, सीजीपीए में, तो परसेंटेज बोल दिया मैंने। कितने मार्क्स आपके आए, तो मैंने बोल दिया 456 आए, जो कि मेरे 500 में से मार्क्स आए, तो परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम कहेंगे कि भाई 12th का बताओ कि 12th में आपका किस साल में आपने पास किया, मैंने बोल दिया 2020 में। रिजल्ट कैसा रहा परसेंटेज में, किसी लोगों का सीजीपीए में होता है, मतलब कि वो सीजीपीए मतलब कि उनका रिजल्ट पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक जल्द परसेंटेज वाला नहीं होता है, तो वो उस तरीके से भी दे सकते हैं। टोटल मार्क्स का आपको बता दूँ 600 मार्क्स का एग्जाम रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे 578 मार्क्स आए थे, तो यहाँ पर परसेंटेज मेरी आ गई 12th के अंदर। उसके बाद ग्रेजुएशन पूछ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपका डिग्री है या डिप्लोमा है? डिग्री डिप्लोमा दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, मैंने बोला डिग्री है। अब देखिए आप लोग रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, मैंने बोला नहीं हो रजिस्टर्ड, तो क्या होगा कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो मैंने वही बात कही कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए नर्स और मिडवाइफ के अंदर, चाहे वो स्टेट के में हो या ऑल इंडिया में हो। डिग्री आप लोग देखोगे चूज एंड डिग्री, बीएससी ऑनर्स वाले भी भर सकते हैं फॉर्म, बीएसटी पोस्ट सर्टिफिकेट वाले भी भर सकते हैं। मेरा तो बीएससी नर्सिंग वाला है, तो मैं इसको भर सकता हूँ फॉर्म, डिग्री है मेरे पास। तो मैंने बोला नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, आपको नर्सिंग काउंसिल का नाम बताना होगा यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का डिटेल डल रहा है कि कौन सी नर्सिंग काउंसिल से आपने करा, तो मैंने बोल दिया दिल्ली नर्सिंग, इस तरीके से मैंने नर्सिंग काउंसिल का नाम डाल दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब जहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट में या फिर इंडिया, पूरे इंडिया के नर्सिंग काउंसिल में, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को मिलता है, वो आप यहाँ दे देना। फिर आपको बताना है कि किस दिन पे आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया था नर्सिंग का, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। मैंने बोल दिया भाई 2023 के जून में मेरे को 20 तारीख को ये इशू हो गया था। और ईयर ऑफ पासिंग मैंने बता दिया यहाँ पे। ग्रेजुएशन का अगर बात करें तो ईयर ऑफ पासिंग किस साल में ग्रेजुएशन निकाला, तो मैंने बोल दिया भाई 23 में निकाल दिया। रिजल्ट टाइप रहा परसेंटेज में, और मेरे को जो है मार्क्स मिले वो मिले 459 मिले, और ये मार्क्स जो आए मेरे ये 500 में से आए, तो मेरी परसेंटेज यहाँ पे निकल जाएगी। इसके तरीके से आप देख सकते हो। अदर क्वालिफिकेशन, अभी अदर में मान के चलो कोई और भी कोर्स अगर आप कर रहे हो, बीएससी पास आउट तो आप हो, अगर आप मान के चलो एमएससी कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, या एमसीए कर रहे हो, या एलएलएम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मास्टर्स में, वो आप यहाँ डाल दोगे अगर डालना चाहो। ठीक है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि आप देखोगे ये वाला जो सेक्शन है इसमें लाल कलर से लिखा है कि इसको जरूर भरना है, बाकी चीज़ें खाली छोड़ी गई हैं, तो इस तरीके से खाली छोड़ेंगे हम यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि आप लोग अगर कहीं काम कर रहे हो तो एक्सपीरियंस टू बी फील्ड इन योर लास्ट एक्सपीरियंस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड लास्ट ईयर, सेकंड लास्ट इन नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। ठीक है, अभी बात आ जाती दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो मेरे को आप देखोगे एक्सपीरियंस के लिए मुझे यहाँ पर भरने को नहीं कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मैंने बोला था कि जो लोग भी टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपको पहले ही बता दूं कि मैंने जैसा आपको बताया भी कि जो है डिप्लोमा वालों को ना जो है ज़रूर डालना है अपने
जो एक्सपीरियंस उनका 2 साल का डिप्लोमा वालों का चाहिए, डिग्री वालों का जो है एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने आगे बढ़ा हूँ मैं, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई है। मेरी डेटा सेफ हो चुकी है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी मैं फॉर्म इसमें डाल पा रहा हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। तो आप कह रहे हो आपको ये बताना है कि पहले आप कौन से सिटी में जाकर एग्जाम देना पसंद करोगे, किस स्टेट के किस सिटी में। तो मैंने बोला भाई मैं जब दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली के आसपास के एरिया में जाना पहले पसंद करूँगा। तो दिल्ली के न्यू दिल्ली में एग्जाम होगा इसका सेंटर। दूसरा आप देख सकते हो दिल्ली के आसपास का कोई एरिया ले लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर यूपी ढूंढते हैं, यूपी हमें मिल गया, यूपी मिल चुका है। तो यूपी में हम देख सकते हैं इटावा और बाकी सारी जगह हैं। तो आप लोग अपने आसपास के एरिया देख सकते हो। मैंने यूपी का जो है नोएडा इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने सेकंड प्रेफरेंस में फिर दोबारा मैं इसमें हरियाणा ढूंढता हूँ, हरियाणा में हो रहा है क्या इसमें सेंटर। देखिए ये एग्ज़ाम हरियाणा में नहीं हो रहा, देख सकते हो इस एग्ज़ाम का सेंटर जो है वो हरियाणा में नहीं है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हरियाणा में नहीं होगा, लेकिन हरियाणा वाले लोग फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनको इस साइड में जाना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो दूसरा हम सेंटर इसमें फिर दोबारा यूपी का ही डालेंगे। हाँ भाई आसपास के एरिया का डालूंगा ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं दिल्ली से फॉर्म डाल रहा हूँ और मैं पहुंच गया वहाँ पर केरला में पहुंच गया एग्जाम देने, ऐसा तो नहीं करेगा कोई भी। तो इस तरीके से आसपास के सेंटर डालने होते हैं। नोएडा डाल दिया है, उसके बाद हम थोड़ा और इसमें आसपास देख लेते हैं। फिर हम डाल देते हैं इसमें मथुरा डाल देते हैं। ठीक है, यूपी का मथुरा डाल दिया। तो इस तरीके से 3 सेंटर मैंने यहाँ डाल दिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, डेटा सेव हो गया। आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन और टेस्ट सिटी डल चुकी है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे हमारे, फोटो, साइंस, 10th सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, 12th का, और उसके बाद देखिए 12th का सिर्फ मार्कशीट लगेगा और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही लगेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन मार्कशीट तो लगेगा ही, और इसके अलावा आप इतना याद रखिए 12th का भी सर्टिफिकेट लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट अलग से लगेगा, मार्कशीट अलग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नर्स और मिडवाइफ के अंदर उसका अलग लगेगा। उसके अलावा डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे पास स्टार तभी आता जब मैं यूपी स्टेट का डोमिसाइल होता। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं यूपी के बाहर का हूँ, तो ये वाला जो फाइल है वो मुझे नहीं देना है। तो बाकी सारी डिटेल्स हम जल्दी जल्दी डाल देते हैं। जब सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोटो की तरफ, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 50 से 200 KB के बीच में हमें फ़ोटो रखना है। तो हम इधर देखते हैं, देखिए ये फोटो हमारा डोनाल्ड ट्रंप का फोटो हमने डाल दिया। अब इतना याद रखें किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे ना, तो उसके नीचे ही लिखा आ जाता है कि उसको JPG फॉर्मेट रखो या किस फॉर्मेट में रखो और कितना साइज रखो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाता है लोगों द्वारा। अगर आप नहीं रख रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आप लोग गलतियां कर रहे हो, फिर दोबारा फिर आपको रीसेट करने पड़ेंगे सबके साइज। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हो सकती है। देखिए यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। तो हम अब देखेंगे, तो ये फोटोग्राफ था और ये यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली अपलोड हुआ है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर आपको व्यू करना हो तो आप ऐसे करके व्यू भी कर सकते हो। व्यू करना जरूरी रहेगा, ये आपसे व्यू करवाएंगे। आप देखोगे अब मैं जैसे सिग्नेचर अपलोड करूंगा तो सिग्नेचर का भी साइज मेरे से सेम लिया जा रहा है और फॉर्मेट भी कह रहे हैं आप लोग सेम रख सकते हो। तो हम इधर आ जाते हैं सिग्नेचर की तरफ। ठीक है, हम इसमें भी एक काम कर रहे हैं, इसी फाइल को डाल देते हैं। हाँ हम इसी फाइल को डाल दे रहे हैं भाई लोगों। देखिए हमने इसको भी डाल दिया। अब देखते हैं क्या लिखा आता है। सिग्नेचर जो है इमेज नहीं हो सकता, चलिए ठीक है। तो हम दोबारा यहाँ आएंगे, कम साइज़ है। ठीक है, अब दोबारा इसमें ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें चाहिए 50 KB से ऊपर में चाहिए, और JPG और JPEG जैसे फॉर्मेट हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो हमें फ़ाइल अब दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक साइज़ मिला है हमें फ़ाइल। हाँ ये वाला फ़ाइल हम एक बार देखते हैं इसको। तो देखिए ये भी अपलोड नहीं होगा। तो हमें करना क्या है दोस्तों, JPG या JPEG फॉर्मेट रखेंगे और 50 KB से ऊपर उसका साइज़ रखेंगे। इस बात का ध्यान रख लेंगे आप लोग, तो फॉर्म डॉक्यूमेंट अब आसानी से अपलोड हो जाएगा आप लोगों का। हाँ अब लेकिन इनको चाहिए सिग्नेचर ही चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आप लोगों को सिग्नेचर ही यहाँ पर देना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए सिग्नेचर नाम से एक फाइल हमने डाल दिया, सिग्नेचर 1 नाम से हमने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दिया। आप लोग देख सकते हो इसका साइज JPG फॉर्मेट है और ये फाइल इस तरीके से यहाँ अपलोड हो गया है। तो ये फॉर्मेट का चक्कर जो है आपके साथ भी अड़ सकता है। ठीक है, अब आप डालोगे 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट आपको रखना है 100 से लेके 1 MB के बीच में रखें, और इसको आप लोग PDF, JPG, JPEG जैसी चीज़ों में रख सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट चलेंगे 10th के सर्टिफिकेट के लिए, हम इसको PDF में डालेंगे। ये वाला फाइल हमारा सही रहेगा। थोड़ा हम नीचे चलते हैं इसके अंदर।
ये हम देख लेते हैं एक, ये, हाँ ये एक रिजल्ट है किसी का, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, इस फाइल को डाल दिया 10th के पासिंग सर्टिफिकेट की जगह पे। अब कह रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर डालना है इसके आगे, इसके आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। अब हमें 10th का मार्कशीट डालना होगा, तो 10th का मार्कशीट हम लोग यहाँ से डालें, दोबारा यहाँ पे जाएंगे और फिर दोबारा हम यहाँ से ढूंढेंगे। हाँ ये हम डाल देते हैं और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करते हैं, ये भी हमारा अपलोड हो गया। तो ये हमारा 10th का अब मार्कशीट अपलोड हुआ है, पहले पासिंग सर्टिफिकेट हमने डाला था। अब कह रहे हैं 12th का जो है मार्कशीट आप लोगों को यहाँ पे डालना है। तो 12th का मार्कशीट आप लोग यहाँ ढूंढोगे, आपको मिल जाए जहाँ पर भी, उसको ऐसे लेना है और ऐसे ओपन करके यहाँ पर डाल देना है। आप देख सकते हो ये भी डल चुका है हमारा, और इसको भी हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम अब डालेंगे ग्रेजुएशन मार्कशीट, मतलब मैं अपने बीएससी, क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग वाला हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन मार्कशीट को यहाँ डालने वाला हूँ। तो आप देखोगे मैंने इस पर टिक करा है और यहाँ से मैं उस फाइल को ढूंढूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर उस फाइल को ढूंढ लिया है और इसको मैंने ओपन करा यहाँ पे और ये अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से ये भी अपलोड हो गया। थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं, अब मैं 12th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट को डालने वाला हूँ। तो मैं इस पर फिर से क्लिक करने वाला हूँ, फिर थोड़ा नीचे आने वाला हूँ, उस फाइल को ढूंढने वाला हूँ जो मेरा यहाँ पर ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो वो भी मैं यहाँ से ढूंढ लूँगा। जैसे आप देख सकते हो ये मैंने ढूंढ लिया है और इस तरीके से इसको ओपन कर दिया है। और ये ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। अब मेरे से कह रहे हैं ग्रेजुएशन का जो है आप लोगों को पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा, तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ से ये लिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको भी अपलोड कर दिया। आप देख सकते हो दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, आप लोगों को वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो मांगा जा रहा है, ठीक है। हाँ अभी देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है डोमिसाइल तभी आपको देना है, नहीं तो उसको नहीं देना है। अब ये कह रहे हैं आप लोगों का नर्स और मिडवाइफ, नर्स रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का, नर्स और मिडवाइफ में यानी कि नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो होगा वो यहाँ से अपलोड होगा। आप देखोगे मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा इसके अंदर, तो थोड़ा नीचे आते ही हमें दिख जाता है कि हमें यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस तरीके से, और हम उसको ओपन करेंगे। हमारा नर्स का जो है, नर्स और मिडवाइफ में जो नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन हमारा है उसका सर्टिफिकेट भी हमने यहाँ से अपलोड कर दिया है। आप देख पा रहे होगे हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है मैं यूपी स्टेट में से नहीं अप्लाई कर रहा। अगर यूपी स्टेट से अप्लाई करता तो मैं ज़रूर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देता, जिससे कि मुझे कोई ना कोई फ़ायदा मिलता। हालांकि मैं यूपी स्टेट का अगर जनरल भी होता तब भी मेरे पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो दे दूँ, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई रिजर्वेशन तो मिलना है नहीं, तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अगर मैं SC ST हूँ यूपी स्टेट का तो मुझे उस चीज़ को देनी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब आपने ये सब चीज़ें अपलोड तो कर दी हैं, अब व्यू अभी मत करना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई व्यू करो सबको, तभी आप लोगों को व्यू करना है, नहीं तो नहीं करना। आपसे जो फॉर्म की फ़ीस ली जाएगी यूपी स्टेट के बाहर वाले जितने भी लोग हैं 2360 रुपये इस फॉर्म के देंगे, ठीक है। हाँ ये मैक्स टू मैक्स इसमें जो है लास्ट इसके अंदर इतना अमाउंट है, इसके नीचे भी है SC ST और बाकी लोगों के लिए तो कम रखा गया है चार्जेस, ठीक है। अब आप उसमें भी यूपी स्टेट के बाहर वाले SC ST जनरल से ही फॉर्म डाल सकते हैं इसमें। मैंने इस पर टिक कर दिया है। अब थोड़ा इसमें ऐसे करता हूँ मैं, ZTWMK4I, आप देख सकते हो। अब ये सब हो जाने के बाद मुझे सबमिट करना है, प्रीव्यू करना है, तो मैं इसमें डायरेक्ट जाऊंगा प्रीव्यू पे, क्योंकि हमें एक बार पहले से सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हो, प्रीव्यू में मुझे सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट में डाला है वो सब कुछ करेक्टली डाला है नहीं डाला। मैं इसमें व्यू कर सकता हूँ इन सब चीज़ों पर, और नहीं भी कर सकता। तो ये इस तरीके से मेरे को प्रीव्यू मिल चुका है देखने को, मैं प्रीव्यू देख लिया। अब मेरा एरर आ जाएगा, क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को, आपको पता ही है कि प्रीव्यू करने के समय आप लोगों की डिटेल्स चली जाती है, क्योंकि आप अलग से प्रीव्यू करने आ रहे हो। बेसिकली उन्होंने जो इंटरफेस सेट करा हुआ है फॉर्म अप्लाई करते समय, वो ऐसा सेट करा है कि लोगों को डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करे तो फॉर्म उनका जमा होगा, लेकिन हमने प्रीव्यू डाल दिया था। अब रजिस्ट्रेशन पे हम दोबारा आ गए हैं, अब हम जाएंगे लॉगिन पे, ठीक है। अब मेरे को डालना है यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब मेरे को पता है नहीं कि यूज़र आईडी और पासवर्ड है क्या, मैं पूरा फॉर्म भर चुका था। तो मेरे को जाना होगा अपने जीमेल पर, जीमेल पर जाऊंगा, वहां पर मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर। देखिए मुझे जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड पता लग चुका है। अब मैं यहाँ से वही डाल दूंगा,
ये आप लोगों को जो भी आप लोग मेल आईडी दोगे ना, उस मेल पर ये लोग डायरेक्ट आपको जीमेल, उस जी वो भी जो भी मेल होगा उस पर डायरेक्ट मेल आ जाता है। वहाँ से आपको यूज़र आईडी उठाना है, पासवर्ड उठाना है, यहाँ डाल के लॉगिन करना है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो लोग प्रीव्यू नहीं कर रहे, डायरेक्ट सबमिट कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि बाद में उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, तो फिर वो बाद में चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए आप लोगों का जो प्रीव्यू ऑप्शन है वो एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। ठीक है भाई लोगों, तो समझ आ रहा होगा ना सबको सारी चीज़ें। किसी को कोई ऐसे लग रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो ज़रूर कमेंट में आप लोग बता सकते हो। आपके साथ सारी जानकारी सही से क्लियर हो रही है। यहाँ पे हम एक बार लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए, तो कह रहे हैं हैवाज ऑलरेडी लॉग इन दिस फॉर्म, ऑल लॉग आउट नाउ, प्लीज़ लॉग इन अगेन। ठीक है, तो हमें दोबारा से डालना पड़ेगा सारे डिटेल्स को। तो देखो, इस तरीके से मैंने डाल दिया है। यहाँ पर 240 2004157 है। अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, तो पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। एक बार मैं पासवर्ड पे इस पर सी करूँगा कि भाई मेरे को दिखाओ पासवर्ड। ठीक है, तो ये कैप्चा हम डाल लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है ना दोस्तों, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। प्रीव्यू नहीं कर रहे हो तो वो थोड़ी बहुत आप गलतियाँ कर रहे हो, प्रीव्यू जरूर करना अपने फॉर्म का। देखिए, मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब आप देखोगे मैंने जो डिटेल्स डाली हैं, जो मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी मेरे को जो मिला है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसको ही डालकर मैं लॉगिन कर पाया हूँ। बेसिकली आपके पास अगर जीमेल था जिसको आपने मेल दिया था, उसी मेल पर आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाता है इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, वहाँ से आप लोग देख कर डालोगे। मैंने भी वहीं से देख के डाला, और आप देख सकते हो पूरा फॉर्म आ चुका है। अभी हमारा फॉर्म जमा नहीं हुआ था, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, ये हम फॉर्म पर आ चुके हैं। अब कह रहे हैं गो टू एप्लीकेशन लॉग आउट प्रिंट, तो हमें जाना है गो टू एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा फॉर्म जो है वो जमा नहीं हुआ था। आप लोगों को भी पता है, क्योंकि हम लोग प्रीव्यू करने गए थे और फॉर्म हट गया था। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ आ गए। आप देखोगे ये सारी डिटेल हम डाल चुके थे। यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं, इस पर ऐसे नहीं आ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। प्लीज़ स्पेसिफाई कैटेगरी, हम कैटेगरी दोबारा स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद ये फिर से दोबारा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब फिर आप देखोगे ये सब चीज़ें हम भर चुके थे। सेव एंड नेक्स्ट और कहेंगे फिर डेटा सेव, और फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। तो हम सेंटर सारे डाल चुके थे, सेव एंड नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट आपको पता है हमने सारे अपलोड कर दिए थे। फीस हमें 2360 रुपये का पे करना है। हम यहाँ पर ऐसे टिक कर देंगे, और इसके बाद अब हमें प्रीव्यू पे क्लिक बिल्कुल नहीं करना, अब हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो हम पहले यहाँ पर कैप्चा भर लेंगे। जो कैप्चा इसको बोला जाता है, जो ये 4, जो M43 ये सब लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर ये कैप्चा बोला जाता है। इसको ऐसे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है आप लोगों को। अब आप देखोगे रीडायरेक्टिंग हो गए हैं। सौरभ सौरभ, ये 2 बार नाम क्यों आ रहा है? इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने मिडल नेम में भी उस नाम को डाल दिया होगा। जो हमारे को मिडल नेम में हमने सेम चीज़ को डाल दिया, तो ये 2 बार इसलिए आ रहा है। आप लोगों का जो है, आपको नाम के पीछे, अपने नाम के पीछे जो चीज़ आ रही होती है उसको लगाना है। इतना याद रखेंगे। इसके पीछे प्लस फी जो यहाँ पर लिखा है, ये बैंक आपसे चार्ज कर लेगा। जो भी बैंक का चार्ज चल रहा होगा उससे ले लेंगे। यूपीआई, क्यूआर कोड, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने बोला भाई मेरे को क्यूआर कोड वाला सही लगता है, तो शो क्यूआर कोड, तो मैंने इस पर कर दिया क्लिक। आप कहेंगे देखिए क्यूआर कोड में कह रहे हैं कि बिल्कुल आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एक जनरेट हो जाएगा क्यूआर कोड। आप देखोगे इस क्यूआर कोड को मेरे को स्कैन करना पड़ेगा अपने मोबाइल से, लैपटॉप या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसमें कैमरा हो, उससे मैं इसको स्कैन कर लूँगा। स्कैन करते ही मैं अपने अकाउंट से पेमेंट कर दूंगा। और ये पेमेंट हो जाने के बाद, जैसे ही पेमेंट हो जाता है, इसको मैं अभी हटा लेता हूँ, यस कैंसिल, और इसको मैंने हटा दिया। अब ये मैं पीछे आ चुका हूँ। आप देखोगे कि आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। मैंने तो नहीं करा, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, आपको एक जो है वहाँ पर एक प्रिंट
प्रिंट नाम से एक ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग प्रिंट नाम के ऑप्शन में जाकर फॉर्म को अपना प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकालना बहुत ज़रूरी है, रिक्रूटमेंट वाले लोग आपसे प्रिंट फॉर्म का ज़रूर मांगेंगे। तो मुझे उम्मीद है ऑल इंडिया लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस समझ आया होगा। फॉर्म का प्रिंट निकाल लेने के बाद और कुछ इसमें नहीं करना है। कोई आपका डाउट रह गया हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक एक लोगों तक शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।